तो yesterday वी टॉक्ड अबाउट कि सेल्सफोर्स क्या है। सो हाई लेवल मैंने बताया था कि जब सॉफ्टवेयर नहीं था उससे पहले पीपल यूज टू मेंटेन कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो सपोज एज अ कंपनी आई एम डूइंग बिजनेस विद मल्टीपल क्लाइंट्स। मैं बहुत सारे क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। तो मेरे जो कस्टमर थे उनको मैं कॉपी में मेंटेन करता था, उनके साथ मैंने क्या डीलिंग करी है, क्या सेल करा है, वो सब कॉपी में मेंटेन होता था। लेकिन जब सॉफ्टवेयर आया तो सॉफ्टवेयर ने हमारी लाइफ आसान कर दी कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारा कंपनी का बिजनेस उनके कस्टमर मैनेज कर सकते थे। तो उसी टाइम थोड़े दिन बाद एक नई टर्म आई, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। तो सीआरएम में क्या होता था, सीआरएम के थ्रू हम अपने कस्टमर का सारा डेटा मेंटेन कर सकते थे एक सॉफ्टवेयर में। उनके साथ जो भी हम डीलिंग कर रहे हैं, जो भी हमने उनको प्रोडक्ट बेचे हैं, वो सब हम एक जगह एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक कर सकते थे और उसके बेस पे हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते थे। तो उससे बिजनेस करने में आसानी है, क्योंकि सारा जो हमारा डेटा था वो सब डिजिटल हो गया एक सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सेल्सफोर्स ने क्या करा, सेल्सफोर्स ने जो भी बिजनेस प्रोसेसेस थे, जैसे कि सेल्स, सर्विस और मार्केटिंग, उसको लेके एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च करा। इसका नाम उन्होंने बोला सेल्सफोर्स सीआरएम। तो सेल्सफोर्स सीआरएम के साथ फायदा क्या था कि एक तो एक क्लाउड बेस्ड था, तो ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता था थ्रू इंटरनेट, वेब ब्राउजर के थ्रू। दूसरा फायदा ये था कि इसने प्री डिफाइंड बिजनेस टेम्पलेट दे दिए थे, कि जैसे अगर आपको सेल्स करना है तो उसने सेल्स क्लाउड दे दिया, अगर आपको सर्विस मैनेज करना है तो उसने आपको सर्विस क्लाउड दे दिया, अगर आपको मार्केटिंग मैनेज करना है तो उसने मार्केटिंग क्लाउड दे दिया। तो इस तरीके से सेल्सफोर्स ने अपना एक सीआरएम लॉन्च करा, जिसमें कि उसने प्री डिफाइंड बिजनेस प्रोसेसेस दे दिए, जिसके थ्रू कस्टमर अपना डेटा सीआरएम के थ्रू मैनेज कर सकते थे और अपना बिजनेस प्रोसेस एफिशिएंटली रन कर सकते थे। और सेल्सफोर्स का फायदा ये था कि वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता था, क्योंकि वो इंटरनेट पर था। तो यही यही सेल्सफोर्स की डेफिनेशन थी कि Salesforce is a powerful cloud-based CRM tool that's there to streamline your customer relationship management, giving you flexibility to run your business from anywhere. उसके बाद हमने डिस्कस करा था क्लाउड कंप्यूटिंग की तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो था सास, पास और आईएएस। तो सास क्या था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सेल्सफोर्स एक सास की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि सेल्सफोर्स की जब आप एप्लीकेशन लेते हो या लाइसेंस लेते हो तो उसमें जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट वो ऑलरेडी देता है एक एक बिजनेस को रन करने के लिए। तो जैसे उसने सेल्स क्लाउड दिया, सर्विस क्लाउड दिया, मार्केटिंग क्लाउड दिया, ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल है, जिसमें आपको किसी ने एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे दिया जिसको आप पे करके उसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल था पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो सेल्सफोर्स ने क्या बोला कि मैं सैस की तरह भी बिहेव कर सकता हूँ और मैं प्लेटफॉर्म की तरह भी बिहेव कर सकता हूँ। सेल्सफोर्स ने क्या बोला कि मेरा जो एप्लीकेशन है, अगर आपका बिजनेस प्रोसेस मेरे प्री डिफाइंड टेम्पलेट में फिट नहीं बैठता है तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नया बिजनेस प्रोसेस बना सकते हो और उसके थ्रू अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसमें आपको कोई पूरा प्लेटफॉर्म ही दे देता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। फिर तीसरा था आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और आपके पास सर्वर और रिसोर्सेज नहीं है उसको होस्ट करने के लिए, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्लाउड पे एज अ सर्विस मिल जाता है, जिसका एग्जांपल है AWS। आपने सुना होगा कि जैसे वेब सर्विसेज होस्ट होती हैं, तो वेब सर्विस होस्ट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है किस सर्वर पे लॉन्च होंगी। तो आईएएस का एग्जांपल है AWS सर्वर, जहाँ पे आप जाके किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज कर सकते हो। और जब भी हम सर्विस बोलते हैं, सर्विस का मतलब ये है कि आप उसको पे कर रहे हो उसकी सर्विस यूज करने के लिए। वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया, बट आप उसको यूज कर सकते हो कुछ कुछ फीस देके या कुछ सब्सक्रिप्शन दे। तो सेल्सफोर्स आईएएस तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन सास और पास प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने कल क्या डिस्कस करा था कि सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर क्या है। तो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि सपोज एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे एक फ्लैट है। तो उस बिल्डिंग में जो वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पार्क है, वो सब शेयर्ड है उन उन 10 के 10 फ्लोर में। तो उसको
बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, जिसमें क्या करा सेल्सफोर्स ने अपना सर्वर और रिसोर्सेज एक बिल्डिंग की तरह लोगों को दे दिए कि भाई ये मेरा जो सर्वर है उसमें मैं आपके बिजनेस प्रोसेस के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट 1 देता हूँ, और दूसरी कंपनी के बिजनेस प्रोसेस के लिए सेकंड फ्लोर पे फ्लैट नंबर 2 देता हूँ। तो उसमें क्या है, वो लोग उन सर्विसेज को आपस में शेयर करेंगे। तो एक तरीके से टेनेंट टेनेंट हो गए। टेनेंट मतलब किराएदार, के एक बिल्डिंग में जो जो किराएदार रह रहे हैं, तो बिल्डिंग का जो कॉमन चीजें हैं वो सब आपस में शेयर करेंगे। लेकिन आप अपने घर के अंदर जो भी कस्टमाइज कर रहे हो वो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। उसमें सेल्सफोर्स ने आपको प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर दे दिया, अब आप उसको अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लो। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड रहेंगे। तो उसी के लिए सेल्सफोर्स ने गवर्नर लिमिट भी लगाई कि आप अपने घर में कस्टमाइज तो कर सकते हो, लेकिन एक लेवल तक ही कस्टमाइज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे के जैसे मैंने कल एक वाटर का एग्जांपल लिया था कि आपको दिन में 10 लीटर पानी मिलेगा, तो आप ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के घर से भी 10 लीटर खर्च कर लोगे। तो उसने एक लिमिट डिफाइन करी है कि विद इन द लिमिट्स आपको मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में काम करना हो। तो हमने कल मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर पढ़ा था कि सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर पे है। तीसरा मैंने बताया था कि उसका फायदा ये है कि जब भी कोई सेल्सफोर्स के सर्वर पे अपग्रेड होगी तो वो सारे टेनेंट को अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मान लो कि अगर वो किसी ने बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन 2 किलोवाट से 5 किलोवाट करा, तो वो सबके लिए हो गया। तो वो उसका फायदा ये होता है कि जो शेयर अपग्रेड होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। मतलब पूरी बिल्डिंग अपग्रेड हुई तो सबको वो अपग्रेड मिल गए। तो कल हमने ये एग्जांपल पढ़ा था। फिर हमने सेल्सफोर्स में की टर्म पढ़ी थी कि सेल्सफोर्स एप्लीकेशन क्या होती है। तो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन वो होती है जो जो जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था कि सेल्स क्लाउड के थ्रू आप सेल्स बिजनेस प्रोसेस मैनेज कर सकते हो। सर्विस क्लाउड के थ्रू आप कस्टमर सर्विस मैनेज कर सकते हो। मार्केटिंग क्लाउड के थ्रू आप अपने मार्केटिंग कैंपेन, उससे कितनी लीड अकाउंट और अपॉर्चुनिटी बने, वो मैनेज कर सकते हो। दूसरा होता है ऐप एक्सचेंज। ऐप एक्सचेंज एक तरीके से ऐप स्टोर है, जहाँ पे मान लो कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है और आपकी कंपनी में डेवलपर नहीं है, तो सेल्सफोर्स ऐप एक्सचेंज में क्या होता है कि प्री डिफाइंड ऐप मिलती है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस प्रोसेस को और कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो उसमें बनी बनाई ऐप मिलती है जिसको आप इंस्टॉल करके अपने बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो। तो वो मार्केट प्लेस जो है वो ऐप एक्सचेंज है। फिर कल मैंने बताया था कि ट्रेलहेड क्या है। ट्रेलहेड एक तरीके से सेल्सफोर्स का लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सेल्सफोर्स से रिलेटेड लर्निंग कर सकते हो। कुछ कुछ भी चीज़ें सीखनी है, कुछ भी हेल्प चाहिए, वो आपको ट्रेलहेड में मिलेगी, जो आप जाके उसके मॉड्यूल कर सकते हो। वहाँ पे उसने मॉड्यूल और कोर्सेज बनाए जिसके थ्रू आप सेल्सफोर्स में बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। फोर्थ वन था सेल्सफोर्स डेवलपर। तो सेल्सफोर्स डेवलपर कौन होते हैं? जब आपका आउट ऑफ द बॉक्स जो सेल्सफोर्स चीज़ें देता है उसको आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, और जिसमें आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको कोई ट्रिगर बनाना है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाना है, ऑरा कंपोनेंट बनाना है, कस्टम यूआई बनानी है, तो वो जो काम करते हैं उनको हम लोग डेवलपर्स बोलते हैं। फिर आते हैं सिस्टम एडमिन। तो सिस्टम एडमिन का काम क्या होता है कि जो भी आपका सेल्सफोर्स की एप्लीकेशन है, हर कंपनी के लिए जो सेल्सफोर्स अपना इंस्टेंस देता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उस एप्लीकेशन के अंदर, उसकी डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करना, मेंटेनेंस करना, या कोई नया अपडेट आ रहा है उसको मैनेज करना, डेटा अपलोड करना, ये सब सेल्सफोर्स एडमिन करते हैं। तो जैसे कल मैंने सिटी का एग्जांपल दिया था कि अगर हम सेल्सफोर्स को एक सिटी मान लें, तो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन जो है वो एक तरीके से शॉप्स, रेस्टोरेंट और ऑफिसेज हैं। ऐप एक्सचेंज आपका मार्केट है। ट्रेलहेड आपकी लाइब्रेरी है या कॉलेज है जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो। सेल्सफोर्स डेवलपर आपके बिल्डर और आर्किटेक्ट्स हैं जो आपकी बिल्डिंग बनाएंगे या फ्लैट बनाएंगे। और सेल्सफोर्स एडमिन जो है वो सिटी के मेयर या मैनेजर है जो पूरी सिटी की फंक्शनिंग मैनेज करेंगे कि सिटी प्रॉपरली चल रही है, रोड रोड सही से काम कर रहे हैं, या यूटिलिटी सही से चल रही है नहीं चल रही है। तो ये हमने कल डिस्कस करा था। उसके बाद हमने कुछ प्राइमरी सेल्सफोर्स एडमिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करी थी कि सेल्सफोर्स एडमिन का क्या काम करता है। तो जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ भी अगर हमें सेल्सफोर्स एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, या हमें
एप्लीकेशन को कस्टमाइज करना है, जैसे कोई नया फील्ड लेआउट ऑटोमेशन बनानी है, तो वो सेल्स फोर्स एडमिन का काम होता है। यूजर ऐड करना, कोई यूजर नया आया है, उसको बनाना, कोई यूजर छोड़ के गया है उसको डीएक्टिवेट करना या फ्रीज करना, ये सब यूजर मैनेजमेंट में आता है। डेटा मैनेजमेंट की, मान लो कि कोई कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोई वैलिडेशन बनानी है, रिपोर्ट एंड का डैशबोर्ड बनाना है, तो ये भी सेल्स फोर्स एडमिन के काम में आता है। फिर मेंटेनेंस, कि मान लो किसी किसी कस्टमर को एप्लीकेशन यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके इशू रिजॉल्व करना, अगर वो कस्टमाइज कोड है तो डेवलपर से कोऑर्डिनेट करवाना, वो सब मेंटेनेंस में आता है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। मान लो कि आपने कोई नई एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है या कोई भी नया बिजनेस प्रोसेस लॉन्च करा है, तो उसकी ट्रेनिंग देना यूजर्स को, वो कैसे चलेगा, उनको कोई दिक्कत आ रही है उनको हेल्प करना, ट्रबल शूट करना, वो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट में आता है। फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, मान लो आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस था जिसमें आपने कुछ इंप्रूवमेंट इम्प्लीमेंट करें, तो उनको मैनेज करना, वो सब सेल्स फोर्स एडमिन के काम में आता है। अगला मैंने बताया कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लाइंट को कोई दिक्कत आ रही है, डेवलपर से कोऑर्डिनेट करना, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सेल्स फोर्स एडमिन की जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फिर रिलीज एंड अपग्रेड, सेल्स फोर्स साल में 3 रिलीज निकालता है, तो उन रिलीज का इम्पैक्ट एनालिसिस करना कि ये नई रिलीज आ रही है, इससे कोई अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, या इस नई रिलीज से क्या क्या एनहेंसमेंट आएंगी, वो यूजर्स को इन्फॉर्म करना, डेवलपर्स को इन्फॉर्म करना, और को मैनेज करना, तो ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको सेल्सफोर्स एडमिन में जॉब चाहिए, ये सब चीज़ें तो आपका पॉइंट एंड क्लिक से मैनेज होता है, लेकिन आपको फ्लो भी सीखना पड़ेगा। आज की डेट में कहीं भी आप एडमिन की जॉब के लिए जाओगे, तो आपको फ्लो फ्लो आना चाहिए। फ्लो बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है जिसके थ्रू हम कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हम जो ये कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम फ्लो भी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक जो मैंने कल का रिपीट करे किसी का? सर ये फ्लो सेल्स फोर्स का ही पार्ट है हाँ, या फिर सेल्सफोर्स अलग से सेल्सफोर्स टूल का है? ही सेल्सफोर्स का ही पार्ट। तो इनको बोलते हैं ऑटोमेशन टूल। अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, जब बताएंगे, तो ऑटोमेशन टूल बेसिकली क्या होते हैं, 3 तरीके के थे: वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर और फ्लो। तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई ईमेल भेजनी है, किसी रिकॉर्ड के चेंज पे कोई फील्ड अपडेट करना है, तो ये सब सेल्सफोर्स ने ऑटोमेशन टूल दिए हैं जिनके थ्रू हम वेरियस ऑटोमेशन बना सकते हैं, कि जब भी कोई इवेंट हो तो वो ऑटोमेशन रन हो जाए और वो कुछ पर्टिकुलर काम कर दे। ठीक है, तो आपको वो मैनुअली ना करना पड़े रोज, तो ऑटोमेशन टूल बोलते हैं। अब अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊं, कल मैंने थोड़ा सा बताया था और एक लिंक भी दिया डेवलपर और बनाने के लिए। तो मैंने कल बताया था कि 3 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। पहला होता है डेवलपर, और डेवलपर और क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेनिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। उसमें आपको सेल्सफोर्स कुछ फ्री लाइसेंसेस और एक फ्री एप्लीकेशन देता है जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग कर सकते हो। जब आप पेड लाइसेंस लेते हो, तो आपको दो और मिलते हैं, एक को बोलते हैं सैंडबॉक्स, दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्शन। सैंडबॉक्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रोसेसेस बनाने हैं, जो भी कस्टमाइजेशन करना है या कोड लिखना है, वो सब पहले सैंडबॉक्स में डेवलपर और एडमिन बनाते हैं। उसके बाद टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्शन पे जाता है। प्रोडक्शन आपका वो सिस्टम होता है जहाँ पे आपका एक्चुअल पूरा का पूरा बिजनेस उस एप्लीकेशन पे चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हैं। तो ये 3 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। और सेल्सफोर्स जो है, जैसे मैंने बताया, एक सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है। सर्विस बेस्ड मीन कि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। आप जिस तरीके का लाइसेंस खरीदोगे, उस टाइप का आपको इस एप्लीकेशन के अंदर चीजें मिलेंगी अपने बिजनेस प्रोसेस को यूज करने की। तो इसके बहुत वेरियस लाइसेंसेस होते हैं जिनकी अलग अलग कॉस्ट है। उसके बेस पे आपको, या तो जैसे आपको अगर सेल्स सेल्स का प्रोसेस खाली मैनेज करना है, तो आप सेल्स का लाइसेंस लोगे। अगर आपको सर्विस का प्रोसेस मैनेज करना है, तो आप सर्विस का लाइसेंस लोगे। अगर आपको मार्केटिंग मैनेज करना है, तो आप मार्केटिंग का लोगे। और उसके बाद इस सेल्स फोर्स के अंदर दो इंटरफेस होते हैं। एक होता है ये लाइटनिंग इंटरफेस, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे lightning.force.com लिखा आ रहा है, और दूसरा होता है क्लासिक इंटरफेस। तो पहले क्या होता था, पहले सेल्सफोर्स का सिर्फ क्लासिक इंटरफेस था। क्लासिक को क्लासिक मतलब ओल्ड। तो इसमें
इसको क्लासिक इंटरफेस कहते हैं और इस वाले को लाइटनिंग कहते हैं। तो दोनों में अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन व्यू होती है, अलग अलग तरीके से आप यूआई देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं लाइसेंस पे जाऊं, तो यहाँ पे जब हम सेटिंग आइकन क्लिक करते हैं, यहाँ पे होता है सेटअप। अभी मैं सेटअप पढ़ाऊंगा कि धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन अगर आपको डिटेल जाननी है तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हमारी कंपनी के बारे में, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिटेल होती है। तो यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको लाइसेंस दिखते हैं। सर अब अभी डॉक्यूमेंट ही दिख रहा है मुझे। अच्छा, मैं जब दोबारा स्क्रीनशॉट। अब दिख रहा है? हम्म, अब दिख रहा हाँ, ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो इंटरफेस है इसको बोलते हैं लाइटनिंग इंटरफेस। ये क्या है, जो आजकल नया HTML5 और जो नई यूआई है जैसे कि रेस्पॉन्सिव यूआई, उसको लेके सेल्सफोर्स ने बनाया। पहले क्या होता था, पहले ये वाला इंटरफेस था क्लासिक, ये रेस्पॉन्सिव नहीं था और नॉर्मल एक JSP की साइट थी, लेकिन ये एडवांस इंटरफेस है। तो नॉर्मली हम दोनों तरीके की इंटरफेस पे काम करते हैं। इसको बोलते हैं लाइटनिंग इंटरफेस, इसको बोलते हैं क्लासिक इंटरफेस। और जब हम बाय डिफॉल्ट लॉग इन करते हैं तो हमारा लाइटनिंग इंटरफेस खुलता है। लेकिन अगर हमें क्लासिक में जाना हो तो हम यहाँ स्विच टू क्लासिक कर सकते हैं। और हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं कि कौन सा यूजर क्लासिक में जा सकता है या नहीं जा सकता, वो भी एक सेटिंग होती है। ठीक है, अब मैं बता रहा था लाइसेंसेस। तो लाइसेंसेस के लिए हम यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेटअप के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ अगर हम टाइप करते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन, तो कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके हमें वेरियस लाइसेंसेस दिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ, देखो यहाँ बहुत सारे लाइसेंसेस दिख रहे हैं, तो मैं मेन मेन बता देता हूँ कौन कौन से लाइसेंसेस होते हैं। ये जो लाइसेंस होता है सेल्स फोर्स, ये सबसे महंगा लाइसेंस है। जिसके पास ये वाला लाइसेंस लाइसेंस होगा, उसको इस सेल्स फोर्स की ऐप के अंदर सारे जो क्लाउड हैं और सारी जो आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उनकी एक्सेस होगी। उसके बाद अगला होता है सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म। सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक्सेस मिलेगी, या तो सेल्स की या सर्विस की या मार्केटिंग की। उसके बाद होता है कम्युनिटी। सो इसको, ये जो इंटरफेस हमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन सेल्सफोर्स इंटरफेस, जो कि लाइटनिंग या क्लासिक हो सकता है। अब मान लो कि आपके बिजनेस प्रोसेस में आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको एक एक्सटर्नल आपको कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही एक्सपोज करने हैं अपने यूजर को। तो जैसे मैंने बताया, सेल्सफोर्स वाले जो लाइसेंसेस है वो सबसे महंगे होते हैं। तो सेल्सफोर्स ने क्या फंक्शनैलिटी दी कि आप एक एक्सटर्नल वेबसाइट बना सकते हो जो कि आपके इसी डेटाबेस से कनेक्टेड हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज कर सकते हो लिमिटेड यूजर्स यूजर्स को। तो वो लाइसेंस थोड़ा चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है। तो उसके थ्रू आप दो तरीके की कम्युनिटी बना सकते हो। एक को बोलते हैं कस्टमर कम्युनिटी, दूसरे को बोलते हैं पार्टनर कम्युनिटी। तो कस्टमर कम्युनिटी में हम जो नॉर्मल हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, इनको एक्सपोज कर सकते हैं एक्सटर्नल यूजर को। पार्टनर कम्युनिटी में क्या है कि जो हमारा पूरा सेल्स का लाइफ साइकिल होता है, जो मैंने कल बताया था, सेल्स का लाइफ साइकिल कि लीड से शुरू होता है। लीड बेसिकली आपका एक प्रोस्पेक्ट है कि आपको किसी ने कॉल करा, उसने बोला कि मैं आपका ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो वो डिटेल आप लीड ऑब्जेक्ट में कैप्चर करोगे। उसके बाद जब आपको लगा कि हाँ वो बंदा खरीदने के लिए रेडी है, तो आप लीड को कन्वर्ट करते हो। तो जब लीड को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। पहला होता है अकाउंट। अकाउंट बेसिकली क्या है कि हम जिस भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, अकाउंट भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, बिजनेस अकाउंट और पर्सन अकाउंट। अभी हम बिजनेस अकाउंट पे बात करते हैं। तो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी को कुछ सामान बेचा, ABC कॉर्पोरेशन को। तो वो कंपनी की जो डिटेल होगी वो जाएगी अकाउंट में, कि उस कंपनी का नाम क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, उसमें उसका कितना रेवेन्यू है, उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं। अब उस कंपनी के अंदर भी मैं किसी बंदे से कनेक्ट में होऊंगा, किसी बंदे ने मुझे कॉल करा होगा कि हाँ भाई मैं ABC कॉर्पोरेशन से बोल रहा हूँ और मुझे एक जनरेटर खरीदना है। और उस बंदे का नाम फॉर एग्जांपल
टॉम रिपली था। तो टॉम रिपली जो होगा, उसका जो डेटा है वो जब मैं लीड कन्वर्ट करूंगा तो वो कांटेक्ट में जाएगा कि मैंने किस बंदे को कांटेक्ट करा था, मतलब उस कंपनी के अंदर कौन मेरा कांटेक्ट था जिसके थ्रू मैंने ये लीड कन्वर्ट करी अकाउंट और कांटेक्ट में। उसके बाद जो मेरा जनरेटर था, मैंने क्या बेचा, उसको हम मैनेज करते हैं अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ओवरऑल सेल साइकिल होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि लाइसेंसेस में हमारे पास दो तरीके के लाइसेंस होते हैं, तीन तरीके के। तो हम दो टाइप की एक्सटर्नल वेबसाइट बना सकते हैं। एक को बोलते हैं हम कस्टमर कम्युनिटी, जो कि नॉर्मली हमारे कस्टमर्स के लिए होती है। तो मान लो कि अगर मुझे अपने कस्टमर को केस बनाने की फंक्शनैलिटी देनी है, तो मैं उसको सेल्सफोर्स का लाइसेंस तो खरीद के दूंगा नहीं, जो कि सबसे महंगा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस खरीदवा दूंगा, जिसके थ्रू मैं एक एक्सटर्नल वेबसाइट बना दूंगा और केस का ऑब्जेक्ट एक्सपोज कर दूंगा, जिसके थ्रू वो केस बना पाएगा सिस्टम में। अब कस्टमर कम्युनिटी में भी दो लाइसेंसेस होते हैं, एक होता है कस्टमर कम्युनिटी, एक होता है कस्टमर कम्युनिटी प्लस। तो कस्टमर कम्युनिटी और कस्टमर कम्युनिटी प्लस में ये डिफरेंस है कि कस्टमर कम्युनिटी प्लस वाला जो लाइसेंसेस है, उस वो यूजर रिपोर्ट और डैशबोर्ड भी रन कर सकता है। फिर दूसरी कम्युनिटी मैंने बताई पार्टनर कम्युनिटी। तो पार्टनर कम्युनिटी में क्या है, वो पूरा का पूरा सेल्स का साइकिल यानी कि अकाउंट लीड ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। और कुछ अगर आपकी बिजनेस फंक्शनलिटी में कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स भी हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो कस्टम ऑब्जेक्ट एक तरीके से मान लो कि आपको कुछ ऐसी टेबल चाहिए जहां आपको ऐसा डेटा ऐड करवाना है जो आपकी कंपनी या बिजनेस के स्पेसिफिक है, तो सेल्सफोर्स ने आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं दिया है। तो उसको एक्सपोज करने के लिए हम पार्टनर कम्युनिटी बनाते हैं और उसमें हम मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उस कम्युनिटी को एक्सेस करने के लिए जो हमारा लाइसेंस होता है वो होता है पार्टनर कम्युनिटी। ठीक है। तो मेन हमारे पास ये चार लाइसेंस होते हैं: सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, कस्टमर कम्युनिटी प्लस और पार्टनर कम्युनिटी। ठीक है। और इन सब की अलग अलग प्राइसिंग होती है। तो आज हम इस पे कोई क्वेश्चन है अभी, लाइसेंसेस पे? और कितनी तरीके की एप्लीकेशन होती है जो मैंने बताया? एक नॉर्मल सेल्स फोर्स होता है जिसको आप यहाँ से लॉग इन करते हो, और एक एक्सटर्नल वेबसाइट होती है जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी दो टाइप की हो सकती है, एक कस्टमर कम्युनिटी और एक पार्टनर कम्युनिटी। और उसमें आप कितना काम कर सकते हो वो बेस्ड ऑन आपके लाइसेंसेस होता है कि आपने कौन सा लाइसेंस परचेस करा है। ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? एनीवन? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सेल्सफोर्स में। ठीक है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि अगर कुछ लोगों ने डेटाबेस पे कभी काम करा हो तो डेटाबेस में टेबल और कॉलम होते हैं। तो टेबल बेसिकली क्या है कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं उसको हम टेबल बोलते हैं। जैसे मैंने एक टेबल बनाई जिसमें मैंने बोला कि मुझे कंपनी का डेटा स्टोर करना है, कि मैं किस किस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी वन होगी, एक कंपनी टू होगी। तो वो जो टेबल है, सेल्सफोर्स पीछे अपना डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, लेकिन सेल्सफोर्स ने क्या बोला कि मेरा जो सिस्टम है वो यूआई बेस्ड है। तो मैं आपको रेदर देन उसको टेबल नहीं बोलूंगा, मैं आपको उनको ऑब्जेक्ट बोलूंगा। तो ये जितने भी हमें ये सब टैब दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैंने कल बताया था, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं, इसको ऐप लॉन्चर बोलते हैं, वो भी हम बताएंगे। और इसको सेटिंग, और इसको अपना प्रोफाइल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जितने भी टैब दिख रहे हैं ये सब एक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपको सेल्सफोर्स एप्लीकेशन ने यूआई के थ्रू ये दे दिया है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ पॉइंट एंड क्लिक से। आपको डेटाबेस से मतलब नहीं है, लेकिन पीछे वो क्या है, ऑब्जेक्ट वो एक टेबल ही है। तो ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू अ डेटाबेस टेबल इन सेल्सफोर्स वेयर यू कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको कोई भी अगर किसी भी चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसके थ्रू हम डेटा होल्ड करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट एक कस्टमर हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है। Just like in the real world where we have different type of objects like car, house, book, Salesforce objects serve as a virtual representation of these real world entities. So जो भी आपका रियल वर्ल्ड में जो भी आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप सेल्सफोर्स में बना सकते हो, डेटा होल्ड और मैनेज। ठीक है। और सेल्सफोर्स के अंदर दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं।
एक स्टैंडर्ड और एक कस्टम। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको सेल्सफोर्स, जब आप सेल्सफोर्स को बाय करते हो तो सेल्सफोर्स की जो एप्लीकेशन आती है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स वो ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेल्सफोर्स ने पहले से ही कुछ बिजनेस प्रोसेस के लिए प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना रखे हैं। तो उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हमेशा उसका लेबल इस टाइप से होता है, उसका उसका प्लूरल लेबल इस टाइप से होता है, और उसका एपीआई नेम इस टाइप से होता है। जबकि कस्टम ऑब्जेक्ट क्या है कि मान लो कि आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से फुलफिल नहीं हो रहा, तो आपको कस्टम टेबल बनानी पड़ेगी उस डेटा को होल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैं अकाउंट कॉन्टैक्ट तो यूज़ कर लूंगा क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहे हैं, लेकिन मेरा कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट सर्वे सेव करने हैं, और जैसे किसी कॉन्टैक्ट ने ये सर्वे भरा तो वो मुझे कैसे कैसे स्टोर करूंगा सेल्सफोर्स में। तो उसके लिए मुझे कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेरी नीड के अकॉर्डिंग। तो कस्टम ऑब्जेक्ट का लेबल हम कुछ भी दे सकते हैं। जब हम प्लूरल लेबल बनाते हैं तो उसमें ऐसा ऐड कर देते हैं, और जब हम उसका नाम सेव करते हैं तो उसका जो एपीआई नेम बनता है वो बनता है अंडरस्कोर सी सी अपेंड होगी। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है या कस्टम ऑब्जेक्ट है। कस्टम ऑब्जेक्ट में हमेशा अंडरस्कोर सी ऐड होता है। और एपीआई नेम जो होता है ये एक तरीके से टेबल का रेफरेंस मानो। जब भी आपको कहीं यूज करना है कोड में या किसी प्रोसेस में, इस ऑब्जेक्ट पे मुझे काम करना है, तो हमेशा मैं एपीआई नेम यूज करूंगा। तो जब भी मुझे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिप्लॉय करना है, तो हमेशा एपीआई नेम यूज होगा। अब ये दो तो आउट ऑफ द ये दो तो जनरली सबको पता होते हैं। एक और ऑब्जेक्ट होता है सेल्सफोर्स में जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। तो सेल्सफोर्स ने कुछ टाइम पहले क्या करा कि सेल्सफोर्स, जैसे मैंने बताया कि क्लाउड बेस्ड है, तो सेल्सफोर्स की जो स्टोरेज है वो भी महंगी होगी। फॉर एग्जाम्पल वो एक एक जीबी के साल के $10,000 ले रहा होगा। अब मान लो कि आपका जो कंपनी थी वो पहले किसी डेटाबेस को यूज कर रही थी, और उसने फॉर एग्जांपल कोई लेगेसी एप्लीकेशन थी जैसे डॉट नेट या जावा पे, उसमें उसका खुद का डेटाबेस था। अब अगर आपने जो सेल्सफोर्स का लाइसेंस लिया उसमें आपको फॉर एग्जांपल जो स्टोरेज मिली वो 200 MB मिली, और आप नहीं चाहते कि आप एक्स्ट्रा देके वो एक्स्ट्रा पैसे देके स्टोरेज खरीदो, तो सेल्सफोर्स ने एक तीसरा ऑब्जेक्ट और लॉन्च करा जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जो अपनी टेबल है उसको सेल्सफोर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो वो टेबल का जो पूरा इस स्कीमा है, मतलब जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो सेल्सफोर्स में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा एक ऑर्डर ऑब्जेक्ट था कहीं लेगेसी सिस्टम में, उसको मैंने सेल्सफोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो उस ऑर्डर ऑब्जेक्ट में मेरा ऑर्डर नेम, ऑर्डर अमाउंट, ये सब फील्ड ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। लेकिन वो डेटा मुझे सेल्सफोर्स में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब भी मुझे उसकी यूज यूज होगा मैं उसको रियल टाइम उस डेटा को लेके आ सकता हूँ सेल्सफोर्स में। तो वो काम जो करता है वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। अब हम इनकी डेफिनेशन और इनका देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि दीज आर प्री बिल्ड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड बाय सेल्सफोर्स दैट कवर कॉमन बिजनेस फंक्शन। तो सेल्सफोर्स ने क्या करा है, कॉमन बिजनेस फंक्शन जो होते हैं जैसे सेल सर्विस, उनके लिए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दे दिए जिनको हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर आपका इन प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट से आपका बिजनेस प्रोसेस फुलफिल नहीं होता, तो हम अपने खुद के कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, खुद का कस्टमाइज डेटा स्टोर करने के लिए। और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्ट्स दैट मैप टू एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज अलाउइंग एक्सेस विद इन सेल्सफोर्स। तो इसमें क्या है, आपका डेटा तो सेल्सफोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन आप वो स्कीमा लेके आ सकते हो और रन टाइम पे इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। फिर इनका डेटा सोर्स क्या है, इस ऑब्जेक्ट का डेटा सोर्स सेल्सफोर्स का डेटाबेस है, जो जो भी हम रिकॉर्ड सेल्सफोर्स के अंदर बनाएंगे। कस्टम ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड भी सेल्सफोर्स के अंदर वो बनते हैं। एक्शनल ऑब्जेक्ट का मैंने बताया कि आप रियल टाइम फैच कर सकते हो, आपको यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केस, लीड, यूजर, कैंपेन, ये सब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट आप अपनी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे किसी को प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बना लेगा। कस्टम ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी के साथ होता है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक्शनल ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि आपका कोई लेगेसी सिस्टम था या कोई ईआरपी सिस्टम था, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब इनका स्कीमा जो होता है, स्कीमा मतलब जो इनका स्ट्रक्चर है, ये सेल्सफोर्स
ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द बॉक्स देता है। इसमें आपके फील्ड फील्ड पहले से डिफाइन होते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं, और इसमें आप लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन का स्कोप होता नहीं है। कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या है, आप पूरा का पूरा खुद से कस्टमाइज कर सकते हो बिहेवियर, जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में भी स्कीमा जो है वो बाहर बाहर डिफाइन होता है। आप खाली उसकी मैपिंग कर सकते हो कि भाई ये फील्ड जो हमारे ईआरपी सिस्टम का है वो सेल्सफोर्स के इस फील्ड से मैप होगा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड विद सेल्सफोर्स फीचर लाइक रिपोर्ट वर्कफ्लो एंड सिक्योरिटी। तो इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे आपको बनी बनाई रिपोर्ट मिलती हैं आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप किसी सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको रिपोर्ट रिपोर्ट वगैरह खुद बनानी पड़ेगी, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में क्या है कि आपको इंटीग्रेशन सेटअप करना पड़ता है कि भाई मुझे इस डेटाबेस से इस यूजर नेम पासवर्ड से ये टेबल लेके आनी है। अपग्रेडेबिलिटी, यहाँ पे जब भी सेल्सफोर्स को रिलीज, जो मैंने बताया कि सेल्सफोर्स साल में 3 रिलीज देता है, तो जो भी रिलीज आएंगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या है कि आपको कुछ भी अपग्रेड करना है तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, सेल्सफोर्स उसको अपडेट नहीं करेगा। जैसे आपने अगर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था सर्वे, और उसके अंदर कल को आपको नया फील्ड ऐड करना है तो वो आपको खुद से कस्टमाइज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो भी आपका, क्योंकि एक्सटर्नल डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो जब भी आपका कुछ नया रिकॉर्ड आएगा तो जब आप उसको रियल टाइम पे फैच करोगे तो आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। ओनरशिप, अब जब सेल्स फोर्स में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि टेबल होती है, तो टेबल के अंदर जो रो होगी उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे जो ओनरशिप है, जो ओनर के फील्ड्स हैं वो सेल्स फोर्स खुद मैनेज करता है। कस्टम ऑब्जेक्ट की ओनरशिप आप कस्टमाइज कर सकते हो, और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की आपको सेल्स फोर्स के कनेक्टर के थ्रू मैनेज करनी पड़ती है। डेटा सिक्योरिटी, सेल्स फोर्स का जो डेटा मॉडल होता है, सिक्योरिटी मॉडल, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इस पे एक्सेस कंट्रोल और परमिशन लगा सकते हो, सेम कस्टम ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो। और जो भी आपके एक्सटर्नल सिस्टम में सिक्योरिटी कंट्रोल है वो सेल्सफोर्स अपने आप ले आता है। लाइसेंसिंग, मैंने बताया कि जैसे आपका जो भी लाइसेंस होगा, जैसे आपका अगर सेल्सफोर्स लाइसेंस है तो सेल्सफोर्स लाइसेंस सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है। अगर तो आपके पास जो भी लाइसेंस है उसके बेस पे आपका वो लाइसेंस डिफाइन करेगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो और उनके ऊपर क्या कर सकते हो। ठीक है। अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि ये सेल्सफोर्स के जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट आपको खुद खुद बनाने पड़ते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये समझ में आया स्टैंडर्ड, कस्टम ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या बिजनेस नीड है इन तीनों की। एनी क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट समझ में आया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया क्या क्या होते हैं तीनों? हाँ जी सर. ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो टेबल होता है, तो ऐसे ही हमारे पास उन ऑब्जेक्ट में जब आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको फील्ड बनाने पड़ेंगे। तो फील्ड बेसिकली एक डेटाबेस का कॉलम होता है, जिसमें आप कॉलम बनाओगे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सर्वे, और उस सर्वे के अंदर क्या क्या होगा, जैसे उस सर्वे का नाम होगा, उस सर्वे का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, और किस कॉन्टेक्ट ने वो सर्वे भरा है, उस कॉन्टेक्ट का रेफरेंस होगा। तो ये सब उस ऑब्जेक्ट के कॉलम हो गए। तो वो जो कॉलम है उनमें हमें किस टाइप का डेटा लेना है वो हमारा फील्ड होता है। तो हम वेरियस फील्ड बनाते हैं जिसके थ्रू हम वो डेटा यूजर से या कहीं से इनपुट लेंगे और उसको सेल्सफोर्स में स्टोर करेंगे अपने बिजनेस प्रोसेस को रन करने के। ठीक है। तो ईच ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ फील्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर ऑब्जेक्ट माइट हैव नेम लाइक ईमेल, फोन नंबर टू कैप्चर रेलेवेंट कस्टमर डिटेल्स। ठीक है। दीज फील्ड डिफाइन द एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फील्ड बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर कर रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब सेल्स फोर्स के अंदर हमारे पास वेरियस टाइप के फील्ड होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अपने सेटअप में चलते हैं, मैंने बताया था सेटअप। तो जब हम लाइटनिंग के थ्रू सेटअप में जाते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर दिखता है। इस ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू हम
किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को खोल सकते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इसी के थ्रू हम नए फील्ड बना सकते हैं। और जब हम क्लासिक में जाएंगे, क्लासिक में जब हम सेटअप में जाते हैं, तो यहाँ भी ये सर्च बार आता है, और यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स। तो क्रिएट के अंदर होता है ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं यहाँ से खोलूँ इसको, तो यहाँ पे क्लासिक के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आपको कस्टम ऑब्जेक्ट दिखते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट देखने हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अकाउंट टाइप करते हैं, आपको यहाँ जाना पड़ेगा कस्टमाइज। अच्छा, चलते हैं अकाउंट्स में। तो अगर आप यहाँ देखोगे बिल्ड के अंदर, बिल्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये लीड्स आ रहा है, अकाउंट्स आ रहा है, ये सब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जाके आपको फील्ड्स अगर देखने हैं, अभी ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फील्ड्स होते हैं। तो अगर मुझे क्लासिक में देखना है तो मैं यहाँ से फील्ड देख सकता हूँ, और अगर मुझे लाइटनिंग में देखना है तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करूँगा। तो यहाँ पे जो लाइटनिंग वाला है उसमें स्टैंडर्ड और कस्टम दोनों इसी सर्च बार में आ जाते हैं, जबकि क्लासिक में क्या है कि आपको कस्टम मिलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और स्टैंडर्ड के लिए आपको यहाँ नाम नाम टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, जबकि क्लासिक में मैंने क्या बताया था, फील्ड्स पे जाना होता है। यहाँ हमारे पास अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जाके हम वेरियस टाइप की फील्ड बना सकते हैं। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक ऐसा फील्ड बना सकते हो जो कि सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। तो आप उसका एक फॉर्मेट दोगे और एक स्टार्टिंग नंबर दोगे, उसके अकॉर्डिंग सेल्सफोर्स उस फील्ड को ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ नेक्स्ट करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास पहला होता है फील्ड लेवल। तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल बोला टेस्ट ऑटो नंबर फील्ड। तो ये मेरा लेबल है, जो कि मुझे यूआई पे दिखेगा। ये जो होता है ये मेरा यूआई पे दिखाने के लिए होता है। और ये जो होता है फील्ड नेम, ये होता है मेरा बैकएंड की उस कॉलम का नाम, सेल्सफोर्स के डेटाबेस में जो कॉलम बनेगा उसका नाम। यही फील्ड जब मैं सेव करता हूँ, उसके आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लग जाएगा। तो जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड और कस्टम फील्ड होते हैं। स्टैंडर्ड फील्ड क्या होते हैं, जो सेल्सफोर्स आउट ऑफ द बॉक्स आपको देता है, और आप उसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। कस्टम फील्ड्स वो होते हैं कि आपको अपनी बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई नए फील्ड चाहिए तो वो आप खुद से बना सकते हैं। तो जो भी आपने खुद से बनाया है उसको कस्टम फील्ड बोलते हैं, और जो सेल्सफोर्स आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा है उसको स्टैंडर्ड फील्ड। अब यहाँ पे अगर हम ऑटो नंबर का एग्जांपल देखें, तो यहाँ ये देखो, ये फील्ड नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया इसके बेसिस पे अंडरस्कोर के साथ। लेकिन अगर आप चाहो तो आप खुद का एपीआई नेम भी दे सकते हो। तो मैं इसको बोल देता हूँ टेस्ट ऑटो नंबर। तो ये भी हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अब जैसे मैंने ऑटो नंबर बताया कि ऑटो नंबर जो है वो सेल्सफोर्स खुद से जनरेट करेगा। जब भी आप एक नया रिकॉर्ड बनाओगे ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट दे सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला यहाँ पे इसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा, और ये 5 डिजिट के नंबर से शुरू होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लीडिंग इसका फॉर्मेट दे दिया कि ये फॉर्मेट होगा, उसका स्टार्टिंग नंबर होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो कि मान लो कि आपने ये फील्ड बनाया, तो आप यहाँ डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन। कल को फ्यूचर में जब भी कोई ये फील्ड दिखेगा कि ये फील्ड किस लिए बना था, तो आप ये डिस्क्रिप्शन कॉलम यूज कर सकते हो डिफाइन करने के लिए कि ये फील्ड किस बिजनेस प्रोसेस के लिए बना, जिससे कि कल को अगर कोई भी एडमिन या कोई भी इस फील्ड को देखेगा वो यहाँ जाके पढ़ सकता है कि भाई इस फील्ड का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल लिख लिख देते हैं, दिस फील्ड इज क्रिएटेड टू हैव अ ऑटो नंबर ऑन अकाउंट। ठीक है, अब हेल्प हेल्प टेक्स्ट क्या होता है। अब मान लो कि मैंने ये जो यूआई पे फील्ड बनाया है, इस पे अगर कोई ये देखना चाहे कि ये फील्ड किस लिए यूज हो रहा है, ये तो हमारा बैकएंड के लिए है कि डेवलपर्स या एडमिन के रेफरेंस के लिए। लेकिन अगर यूजर यूज कर रहा है, उसको अगर बताना हो कि ये फील्ड किस लिए यूज होगा, तो हम यहाँ पे जाके हेल्प
हेल्प टेक्स्ट डाल सकते हैं, हम ये बता सकते हैं यूजर को कि बेस बेस फील्ड का पर्पस क्या है। ये हेल्प टेक्स्ट हमें यूआई पे तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज एन ऑटो जनरेटेड फील्ड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सटर्नल आईडी। ठीक है। तो एक्सटर्नल आईडी फील्ड, ये जो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर इसको एक्सटर्नल बना दोगे तो इस फील्ड को आप फ्यूचर में एज अ यूनिक आइडेंटिफाई यूज कर सकते हो अपने डेवलपमेंट में या अपने इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अभी हम इसको चेक नहीं करते। उसके बाद ये देखो कस्टम रिपोर्ट टाइप। तो जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे जब बताएंगे कि रिपोर्ट टाइप क्या होता है, लेकिन बेसिकली रिपोर्ट टाइप्स हाई लेवल क्या होता है कि जो भी आपका सेल्सफोर्स का डेटाबेस है उसमें आप ये बोल रहे हो कि कल को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे रिपोर्ट बनाऊंगा तो ये फील्ड मुझे अवेलेबल होना चाहिए रिपोर्टिंग के लिए। ऐड दिस फील्ड टू एग्जिस्टिंग कस्टम रिपोर्ट टाइप दैट कंटेन दिस एंटिटी। तो मीन जहाँ जहाँ हमारा रिपोर्ट टाइप हमने कस्टम बनाया है अकाउंट की रिपोर्ट बनाने के लिए, वहाँ ये फील्ड ऐड हो जाए। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं फील्ड का लेबल, फील्ड का एपीआई नेम और उसके ऑप्शन। देन हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी प्रोफाइल और उसको हम समझेंगे। तो प्रोफाइल को इस तरीके से मानो कि प्रोफाइल एक तरीके से हमारे पास सेल्सफोर्स ने ये बोला कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको कौन कौन से पर्सोना एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोफाइल बेसिकली एक पर्सोना है कि हमारे पास एक सेल्स यूजर है, हमारे पास एक सर्विस यूजर है, या हमारे पास एक एडमिन यूजर है, या हमारे पास एक बिजनेस यूजर है। तो हम क्या कर सकते हैं सेल्स फोर्स में, बेस्ड ऑन पर्सोनास प्रोफाइल बना सकते हैं कि भाई ये सेल्स यूजर वाले को हमने ये प्रोफाइल बना दिया, और उस प्रोफाइल के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट के जो रिकॉर्ड्स, जो ऑब्जेक्ट है उसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है ये। ठीक है। तो ये सब ऑप्शन जो है वो ये प्रोफाइल पे देते हैं। प्रोफाइल बेसिकली मैनेजेस योर ऑब्जेक्ट एक्सेस लेवल, कि आप उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। जब भी आप एक नया फील्ड बनाते हो, जो भी आपके ऑलरेडी सिस्टम में प्रोफाइल होंगे वो सब यहाँ आ जाते हैं। अब आप यहाँ बोल सकते हो कि ये जो फील्ड है ये सब प्रोफाइल को विजिबल होगा, यानी कि ये सब प्रोफाइल जो है इस फील्ड को देख सकते हैं। अभी जब हम प्रोफाइल और वो सब पढ़ेंगे डिटेल में जब ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये अभी मैं हाई लेवल बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो कि ये किस किस प्रोफाइल को दिखेगा। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम डिफॉल्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। उसके बाद होते हैं लेआउट। अभी लेआउट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेआउट को एक तरीके से मानो जो भी आप यहाँ पे यूआई पे इस रिकॉर्ड को देख रहे हो, जो भी ये यूआई है सेल्सफोर्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं लेआउट। लेआउट मतलब कि ये जो भी लेआउट यहाँ दिख रहा है उस रिकॉर्ड की डिटेल दिखाता हो, वो यूआई हमारा लेआउट होता है। तो हम यहाँ पे ये भी जब फील्ड बना रहे हैं जब भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये इन सब लेआउट में ऑटोमेटिकली ऐड करना है, या आप इसको बाद में भी जाके चेंज कर सकते हो, वो भी अभी दिखाएंगे। तो अभी हम डिफॉल्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं और लास्ट में हम क्लिक करते हैं सेव। तो ये हमारा नया फील्ड बन गया। अब अगर हम फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे और यहाँ जाके अपना ऑटो नंबर फील्ड सर्च करेंगे तो देखो ये फील्ड क्रिएट होगी। क्योंकि ये कस्टम फील्ड है तो उसके आगे अंडरस्कोर सी ऐड होगी, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप आ गया ऑटो नंबर। अब मैंने कुछ बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड फील्ड भी मिलते हैं ऑटोडॉक्स। तो अगर यहाँ पे क्लासिक में देखोगे तो ये सब जो फील्ड है ये सब स्टैंडर्ड फील्ड है, आप इनको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते और ना ही इन फील्ड को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी कस्टम फील्ड बनाओगे वो यहाँ पे दिखते हैं इस तरीके से, ये कस्टम फील्ड है। तो क्लासिक में ये थोड़ा सा सेग्रीगेटेड दिखाता है, लेकिन लाइटनिंग में आपको पता नहीं लगेगा। तो लाइटनिंग में आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, जिसके आगे अंडरस्कोर सी है वो आपका कस्टम फील्ड है, यानी कि आपने उसको कस्टमाइज फील्ड बनाया है अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और जहाँ भी आपको अंडरस्कोर सी नहीं दिख रहा वो सब आपके स्टैंडर्ड आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड है। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम एक नया अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑटो नंबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ फील्ड सेल्सफोर्स ने दे रखे हैं। हम यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड को फिल करते हैं।
अब यहाँ पे देखो, ये हमने ऑटो नंबर फील्ड बनाया था, ये देखो आ गया, हमने फॉर्मेट क्या दिया था, 5 लीडिंग जीरो के साथ नंबर 1 से शुरू होगा, तो ये आ गया। और हमने हेल्प हेल्प टेक्स्ट दिया था, तो हेल्प टेक्स्ट देखो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जाके यूजर होवर कर सकता है कि ये फील्ड का पर्पस क्या है। ठीक है। कोई क्वेश्चन ऑटो नंबर पे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें ऑब्जेक्ट्स पे जाना हो तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से सेटअप में जाऊँ और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाऊँ। अब अगर मैं सिस्टम एडमिन हूँ, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल जो होता है सेल्सफोर्स में, वो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और उसको सारे ऑब्जेक्ट की एक्सेस होती है। तो अब मान लो कि मैं सिस्टम एडमिन के थ्रू लॉग इन हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाना है, तो एक तरीका तो सेटअप में जाके है और दूसरा तरीका मैं यहाँ सेटिंग में जा सकता हूँ और यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही एडिट ऑब्जेक्ट करूंगा, जिस भी रिकॉर्ड को मैं व्यू कर रहा हूँ उस रिकॉर्ड का सेटअप में वो खुल जाएगा हमारी सेटिंग ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर। अब हमारे पास, मैंने बताया बहुत तरीके के फील्ड होते हैं, तो मैं हाई लेवल बताता हूँ। तो फॉर्मूला को अभी छोड़ते हैं, नॉर्मल फील्ड देखते हैं। अभी ये 5 अभी हम पढ़ेंगे बाद में। तो चेक बॉक्स बेसिकली जो हमारा चेक बॉक्स टाइप का फील्ड, अगर हम कोई बनाना है, जैसे हमने हमने कोई फील्ड बनाया इज एक्टिव, तो हम चेक बॉक्स यूज करेंगे। करेंसी, करेंसी मतलब मुझे कोई ऐसा नंबर फील्ड बनाना है जिसमें मैं कुछ भी नंबर ऐड करूं तो वो करेंसी फॉर्मेट में दिखाए। और करेंसी हम अपने ऑर्ग लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं और यूजर लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो करेंसी के फील्ड के लिए अगर हम यहाँ पढ़ोगे, देखो इसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेंसी मतलब मुझे कोई ऐसा फील्ड बनाना है जो कि मुझे करेंसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करे। डेट, डेट बेसिकली अगर मुझे कोई डेट पिकर फील्ड बनाना है तो मैं डेट लूंगा। डेट टाइम, यानी कि अगर मुझे डेट के साथ टाइम भी ऐड करना है तो मैं डेट टाइम टाइप का फील्ड बनाऊंगा। ईमेल, अगर मुझे ईमेल फॉर्मेट में कोई डेटा इनपुट लेना है या डेटा स्टोर करना है तो मैं ईमेल फील्ड लूंगा। जियो लोकेशन, अगर मुझे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड स्टोर करने हैं किसी के एड्रेस के, तो मैं जियो लोकेशन टाइप का लूंगा। नंबर, अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है और मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर करनी है, उसके लिए मैं नंबर फील्ड लूंगा। तो नंबर फील्ड बेसिकली हमारा इंटीजर या डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। परसेंट, अगर मुझे कोई ऐसा फील्ड बनाना है जो कि परसेंटेज में हो तो मैं परसेंट लूंगा। फोन, अगर मुझे कोई ऐसा फील्ड बनाना है जो कि फोन नंबर ले तो मैं फोन का फील्ड लूंगा। पिक लिस्ट, अब पिक लिस्ट क्या होता है, अगर आप लोगों ने ड्रॉप डाउन देखा होगा बहुत सारी यूआई में, तो अगर मुझे कोई ऐसा फील्ड बनाना है जिसमें मैं यूजर को एक लिस्ट ऑफ फील्ड्स दूं, एक ड्रॉप डाउन दूं जिसमें से वो मल्टीपल वैल्यू में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिक लिस्ट का एग्जांपल दिखाऊं, फॉर एग्जांपल जैसे ये रेटिंग फील्ड है, ये पिक लिस्ट है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये इस फील्ड की वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और इसमें से आप एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मुझे पिक लिस्ट बनाना है तो मैं इस तरीके से पिक लिस्ट फील्ड बनाऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ पिक लिस्ट फील्ड का। तो मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट पिक लिस्ट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यूज ग्लोबल और एंटर वैल्यूज मैनुअल। अब पिकलिस्ट में जो ग्लोबल होता है, अगर मान लो कि आपके पास एक ऐसी ड्रॉप डाउन आपको चाहिए जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे यूज हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे एक स्टेटस का पिकलिस्ट बनाना है जिसमें मेरे पास 3 स्टेटस होंगे, न्यू, इन प्रोग्रेस और क्लोज। और वो स्टेटस मुझे अकाउंट पे भी यूज करना है, मुझे कॉन्टेक्ट पे भी यूज करना है, अपॉर्चुनिटी पे भी यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेटअप में जाके ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट बनाऊंगा। तो उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे वो वैल्यू सिर्फ एक जगह डिफाइन करनी है और मैं उसको यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लूंगा। उन उन 3 ऑब्जेक्ट पे, अकाउंट, कॉन्टेक्ट और अपॉर्चुनिटी पे, मैं अपना एक पिक लिस्ट फील्ड बनाऊंगा और वैल्यू उस ग्लोबल वैल्यू सेट से ले लूँ। तो ये फायदा होता है ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट का। और अगर मुझे सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक ही ऑप्शन बनाने हैं तो मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा, एंटर वैल्यूज। तो यहाँ पे जाके मैं अपने ऑप्शन डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे, एंटर मार के, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एपीआई नेम खुद से आ गया, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, आपने जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में नहीं, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो आप यहाँ पे ये चेकबॉक्स सेलेक्ट कर दो।
फिर आप, अगर आपको पहली वैल्यू जो है वही डिफॉल्ट चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर दो। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन होता है, इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल जब हम डेटा माइग्रेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे तीन ही ऑप्शन डाले थे। और मान लो कि मैं जब डेटा माइग्रेट कर रहा हूँ या डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या इस पिकलिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है कि अगर उस डेटा में ऑप्शन 4 भी है, तो अगर मैं इस चेकबॉक्स को चेक कर दूंगा तो वो ऑप्शन 4 का वैल्यू वो लेगा नहीं डेटा इंसर्ट के टाइम। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, तो हमारे ऑप्शन तो तीन ही रहेंगे, लेकिन मैं ऑप्शन 4 को भी एज अ वैल्यू ले सकता हूँ। मतलब वो डेटा स्टोर हो जाएगा, ऑप्शन 4 मुझे यूआई पे भी दिखेगा, लेकिन मेरे जो पिकलिस्ट के ऑप्शन है वो तीन ही रहेंगे। वो ऑप्शन 4 मेरा इनएक्टिव वैल्यूज में आ जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है कि हमें इस पिकलिस्ट के जो भी इनपुट है, वो क्या इन्हीं वैल्यूज पे डिफाइन करने हैं, या अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो वो कोई और वैल्यू भी ले सकता है। फिर डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने बताया कि हर फील्ड पे डिस्क्रिप्शन होता है कि इसका पर्पस क्या है, हेल्प टेक्स्ट डाल सकते हो। उसके बाद ये होता है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं फील्ड लेवल पे ही ये रिक्वायर्ड चेकबॉक्स शुरू कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गया। आप इस, अगर आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो और उस पे ये फील्ड रिक्वायर्ड है, तो आप कहीं से भी वो अकाउंट बनाओ, आइदर थ्रू यूआई, आइदर थ्रू इंटीग्रेशन, आइदर थ्रू डेटा लोडर। ये फील्ड की वैल्यू आपने, क्योंकि आपने डेटाबेस पर रिक्वायर्ड कर दी, तो आपको डालनी ही डालनी है। ठीक है। और रिक्वायर्ड करने के और भी ऑप्शन होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये बेसिकली आपका डेटाबेस लेवल पर रिक्वायर्ड है। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट टाइम में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला एडिटर भी होता है जिसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट करते हैं इसको। सेम यहाँ पे प्रोफाइल, हर हर फील्ड के साथ ये आपके दो ऑप्शन आएंगे कि आपको प्रोफाइल पे, किसके प्रोफाइल पे एक्सेस देनी है और किस किस लेआउट पे डालना है। उसको सेव करते हैं यहाँ पे। सर अगर हम रेस्ट्रिक्ट वाला चेक बॉक्स चेक नहीं करते हैं हम्म। तो वैल्यू मतलब ऑप्शन फोर्थ वहां पे कैसे ऐड कर सकते हैं अभी ये बताता हूँ चीज। क्या। इसको देखते हैं अपने टेस्ट टेस्ट। तो देखो, मैंने बोला था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, जबकि मैंने वहाँ पे ऑप्शन 3 डाला। अब क्या होता है देखो, मान लो कि ये जो अकाउंट का डेटा है ये आपकी, फॉर एग्जांपल एक सीएसवी है आपके पास, वहां से इंसर्ट कर रहे हो। तो जब मैं रिस्ट्रिक्ट यूज नहीं करूंगा, तो जब मैं वो डेटा इंसर्ट करूंगा, तो यहाँ पे जब ये डेटा आपको दिखेगा, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब वो उसको रोकेगा नहीं इंसर्ट करने से। लेकिन ऑप्शन 4 जो है, वो आपकी एक्टिव पिकलिस्ट वैल्यू में नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है वैल्यूज और इनएक्टिव वैल्यूज। तो जो, जब आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है, तो जो भी वैल्यू आपके इस वैल्यू सेट में नहीं है, वो यहाँ पे आके ऐड होनी शुरू हो जाए। ओके। यहाँ पे आके क्यों ऐड करता है, क्योंकि कल को अगर आपको इसको अकाउंट को देखना है, तो कहीं तो उसको शो करोगे ना। तो वो यहाँ पे इनएक्टिव वैल्यू सेट में आनी शुरू हो जाए। तो वो जब आपको यहाँ पे, जब आप इसको देखोगे तो ऑप्शन 4 दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको एडिट करोगे, तो आप वो तीन तीन ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। और अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो वो आपको एरर देना शुरू कर देगा कि ये अलाउ ही नहीं। ठीक है। ठीक है। और ये डिफॉल्ट मैंने जो करा, देखो ये तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था, तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में डिफॉल्ट आएगा नहीं। मैं नया अकाउंट बनाता हूँ। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जब भी आप नया अकाउंट बनाओगे, तो वो वैल्यू आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगी। अगर डिफॉल्ट नहीं सिलेक्ट करता तो नन आता। अब जैसे अगर मैं, अब मान लो कि मुझे अब यहाँ पे जाके मैंने पिक लिस्ट बना दी और कोई गलती हो गई, तो मैं यहाँ जाके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, तो मैं इसका लेबल भी चेंज कर सकता हूँ और एपीआई नेम भी चेंज कर सकता हूँ। तो लेबल और एपीआई नेम वाला कंसेप्ट वही है कि लेबल वो होता है जो आपको यूआई पे दिखता है। एपीआई नेम वो होता है जो आप अपने डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट में रेफर करोगे। तो सेल्सफोर्स दो तरीके से मैनेज करता है फील्ड के नाम। लेबल जो यूआई पे दिखेगा, एपीआई नेम जो आपका यूनिक आइडेंटिफायर होगा आपके बैकएंड में प्रोसेसिंग की। ठीक है। अब यहाँ पे जाके अगर मैं चाहूँ, तो मैं इसका लेबल चेंज कर सकता हूँ और इसको डिफॉल्ट से हटा देता हूँ। ठीक है।
तो अब मैं अगर यहाँ पे नया अकाउंट बनाऊंगा तो देखो बाय डिफॉल्ट ये आएगा नहीं। ये देखो यहाँ नहीं आ रहा, और ऑप्शन वन ही आ रहा है जब। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद आएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन फोर आ गया। तो ऐसे बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। अब मान लो कि आपने तीन ही वैल्यू डाली थी, अब आपको नई वैल्यू डालनी है, तो आप यहाँ पे सिंपल जाओगे, आप यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे, और जो भी आपको ऑप्शन डालने हैं वो आप ऐसे डाल दो। अब उसके बाद मान लो कि हमने ये वाला जो ऑर्डर था इसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे किसी ने बोला कि ऑप्शन फाइव पहले दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन फाइव कर दूंगा। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मुझे सेट करनी है ऑप्शन फाइव या ऑप्शन वन, तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ऑप्शन फाइव पहले आना चाहिए। ठीक है, देखो ऑप्शन फाइव पहले आ गया। ठीक है, तो अब दोबारा से बैक चलते हैं। अब पिछली जो था वो सिंगल सिलेक्ट ऑप्शन था। अब मान लो कि मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि मुझे मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन बनाना है। तो मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन के लिए मैंने क्या बोला कि मैं ये सेट ऑफ वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे मोर देन वन वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो मैं पिकलिस्ट मल्टी सिलेक्ट पे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पिकलिस्ट मल्टी सिलेक्ट पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल एग्जाम फील्ड बनाता हूँ रूट कॉज। यहाँ भी आपका वो ग्लोबल वाला और मैनुअल वाला फंडा है, तो मैं बोलता हूँ हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, और एक वैल्यू ले लेते हैं टेस्ट। यहाँ भी वो आपके ऑप्शन है कि आपको फर्स्ट वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू बनाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना है। अब ये आपकी जो विजिबल लाइन होती है, विजिबल लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे 10 ऑप्शन है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मुझे ये चार ही लाइन विजिबल दिखे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, इसको सेव करते हैं। चलते हैं अपने अकाउंट पे। सेव हो गया ना वो, लिस्ट रूट कॉज। देखते हैं लेआउट पे क्यों नहीं आ रहा है। इसको मैं बताता हूँ देख के, लेकिन फंडा समझ में आ गया ना कि मल्टी स्लिट क्या होता है। इसको मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है, देख। उसके बाद आगे जो हमारे पास होते हैं टेक्स्ट, तो बेसिकली मुझे अगर कोई टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है, तो मेरे पास टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना है। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर क्या होगा कि मैं सिंगल लाइन में ही वो डेटा ले सकता हूँ, और मैक्सिमम कैरेक्टर जो होते हैं वो 255 होते हैं।
टेक्स्ट एरिया में क्या है कि कैरेक्टर 255 ही होते हैं, लेकिन मैं मल्टीपल लाइन में डेटा डाल सकता हूँ। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग क्या है कि मुझे एक बड़ा डिस्क्रिप्शन टाइप फील्ड चाहिए जिसमें 131,072 कैरेक्टर सेपरेट लाइन में अलाउ हो, तो मैं टेक्स्ट एरिया लूंगा। रिच टेक्स्ट में क्या है कि ये टेक्स्ट एरिया का एडवांस वर्जन होता है जिसमें मैं इमेज वगैरह डाल सकता हूँ। एन उसके बाद एनक्रिप्टेड क्या होता है कि मुझे कोई ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसको मैं यूजर को दिखाऊंगा नहीं, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है या कोई प्राइवेट डेटा है, तो मैं उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद होता है टाइम। तो जैसे हमने पहले देखा था कि तीन फील्ड होते हैं, डेट, डेट टाइम, और एक तीसरा होता है टाइम। तो टाइम में क्या है कि मुझे सिर्फ यूजर से टाइम वैल्यू ही इनपुट में लेनी है, मुझे एक टाइम वैल्यू ही स्टोर करनी है। तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने टाइम टाइप कर। यूआरएल क्या है कि मुझे कोई वेबसाइट का यूआरएल, मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग स्टोर करना है जो कि यूआरएल फॉर्मेट में हो, तो उसके लिए हम लोग यूआरएल फील्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने यहाँ से चेकबॉक्स से लेके इतने टाइप के फील्ड होते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? एक कैलकुलेटेड फील्ड होता है। कैलकुलेटेड इन द सेंस कि ये इसके थ्रू आप कुछ लॉजिक, कस्टम लॉजिक लिख के उसकी वैल्यू पॉपुलेट कर सकते हो। और जो फॉर्मूला फील्ड होता है वो रिकॉर्ड क्रिएट या एडिट होने के बाद जब रिकॉर्ड सेव हो जाता है, जब जनरेट होती है वैल्यू, ये आपको यूआई पे क्रिएशन के टाइम पे या एडिट के टाइम पे नहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला फील्ड आप बेसिकली कैलकुलेटेड फील्ड जहाँ पे आप कुछ कस्टम लॉजिक लिख के उस वैल्यू को पॉपुलेट कर सकते हो। तो इसमें फॉर्मूला में भी देखो इतने ऑप्शन होते हैं: चेकबॉक्स, करेंसी, डेट, डेट टाइम, नंबर, परसेंट, टैक्स और टाइम। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक इसका एग्जांपल लेते हैं चेकबॉक्स का। हम इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अब ये चेकबॉक्स है, तो चेकबॉक्स बेसिकली क्या, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? बुलियन। बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके का फॉर्मूला एडिटर होता है, एक सिंपल फॉर्मूला, एक एडवांस फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला में हमारे पास प्रोफाइल और यूजर रोल के चेक लगा सकते हैं, यहाँ से फील्ड लिखा सकते हैं। और एडवांस में हम उस ऑब्जेक्ट की फील्ड लिखा सकते हैं। तो यहाँ एडवांस वाला देखो यहाँ पे इंसर्ट फील्ड होता है, इंसर्ट ऑपरेटर होता है, यहाँ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। पहले देखते हैं इंसर्ट फील्ड। जैसे ही इंसर्ट फील्ड करोगे तो ये आपके जो होते हैं, जिनके आगे डॉलर लिखा आ रहा है, ये आपके होते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स, जहाँ से आप कुछ फील्ड लिखा सकते हो। और जो आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है वो आपका उस इस ऑब्जेक्ट पे फील्ड बना रहे हो उसका रेफरेंस है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला फील्ड बनाता हूँ। मैंने बोला कि अगर मेरा अकाउंट का नेम जो है वो कंटेन्स कर रहा है टेस्ट, तो मेरा ये फॉर्मूला ट्रू हो जाए। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइंड देता है वो, डेट टाइम के, लॉजिकल, मैथमेटिकल। तो हम यहाँ पे लॉजिकल में देखते हैं कंटेन्स का कोई फंक्शन है, या ऑल में देखते हैं। देखो यहाँ पे कंटेन्स का फंक्शन है। यहाँ पे ये भी बताता है कि ये फंक्शन क्या करता है, इसका इसका सिंटेक्स क्या है और ये काम क्या करता है। तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कंटेन्स। तो देखो ये दो पैरामीटर ले रहा है। एक बोल रहा है कि जो टेक्स्ट है यानी कि जो फील्ड है वो यहाँ पे आ गया, और कंपेयर मतलब कि उसके अंदर अगर ये कंटेन कर रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे नाम डाल दूँ इसका, और मैं बोलूँ यहाँ पे अगर ये कंटेन करता है टेस्ट, तो ये ट्रू हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स नहीं लगाता, तो इफ एल्स तो आई थिंक पता होगा कि क्या होता है, कि बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो, ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो। तो यहाँ दो तरीके होते हैं। अगर मैं सिंपल ऐसे कंडीशन लिख देता हूँ, तो इसका जो आउटपुट है, अगर वो यस है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर इसका आउटपुट नो है तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका अगर आप चाहो तो लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा सकते हो इस तरीके से, कि अगर मैं बोलूँ कि इफ नेम इक्वल टू टेस्ट, तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अभी हम नॉर्मल वाला देखते हैं कि अगर ये जो हमने लॉजिक डाला है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जो भी आप फॉर्मूला बनाते हो उसको यहाँ पे सिर्फ चेक सिंटैक्स देता है, जो आपको ये बता सकता है कि जो भी आपने ये लिखा है ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन और होते हैं कि अगर आपने कोई नंबर टाइप कर लिया है,
तो अगर वो ब्लैंक वैल्यू रिटर्न करता है तो आप उसको जीरो ट्रीट करोगे या ब्लैंक ट्रीट करोगे? ठीक है, तो अभी हम इसी को लेके चलते हैं। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं इसको। अपना फील्ड ढूंढते हैं, टेस्ट फॉर्मूला। लेआउट पे नहीं आ रहा है, कौन देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है इसमें। टेस्ट पिकलिस्ट के नीचे है ये। कभी कभी ना इसमें लाइटनिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि ये कैशे लेके चलता है, तो कैशे रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना वो हाथ के हाथ दिखाता नहीं है वैल्यू। क्लासिक में देखते हैं इस रिकॉर्ड को खोल के। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप कोई रिकॉर्ड बनाते हो सेल्सफोर्स में, तो उसका एक आईडी जनरेट होता है, तो ये उस रिकॉर्ड का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ये सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो अकाउंट की आईडी जो स्टार्ट होती है वो 001 से स्टार्ट होती है, और इस टाइप की एक आईडी जनरेट करता है। तो दो दो टाइप की आईडी जनरेट होती है, एक होती है 15 डिजिट और एक होती है 18 डिजिट। जब भी आप विद इन सेल्सफोर्स काम कर रहे हो तो आप 15 डिजिट आईडी यूज करते हो, जो कि केस सेंसिटिव होती है। और जो 18 डिजिट वाली होती है, उसको आप एक्सटर्नल सिस्टम के लिए यूज करते हो, वो केस सेंसिटिव होती है। तो देखो, कभी कभी ना इसमें कैशे की प्रॉब्लम आती है तो फील्ड दिखाता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके यहाँ से इसको एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड करते हैं। तो अभी मैं क्लासिक में दिखा देता हूँ। तो देखो क्लासिक में अभी मैंने फॉर्मूला क्या डाला था कि अगर मेरा अकाउंट में टेस्ट कंटेंट करता है तो ये चेकबॉक्स ट्रू हो जाए। अब अगर मैं यहाँ से टेस्ट हटा दूँ और मैं सिर्फ इसको अकाउंट लिख दूँ, तो देखो ये चेकबॉक्स फॉल्स हो गया। फॉर्मूला फील्ड बेसिकली क्या है, फॉर्मूला फील्ड के थ्रू आप कस्टम लॉजिक बना सकते हो, जिसमें आप कुछ कंडीशन डालोगे, लॉजिकल या मैथमेटिकल, जिसके बेस पे आप किसी फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और ये हमेशा जब भी आप इसको सेव करोगे रिकॉर्ड, जब भी ये पॉपुलेट होगा, यूआई पे पॉपुलेट नहीं होता है। ठीक है, देखो फिर ये ट्रू। ठीक है, सिमिलरली फॉर्मूला में जैसे मैंने बताया कि इतने टाइप के ऑप्शन होते हैं, कि आपका फॉर्मूला एक बूलियन रिटर्न कर सकता है, यानी कि चेक बॉक्स, करेंसी रिटर्न कर सकता है, डेट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, डेट टाइम टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, नंबर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, परसेंटेज, टेक्स्ट और टाइम। तो ये हमारे पास इतने टाइप के फॉर्मूला।